इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और उससे जुड़ी हुई अन्य बातों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग साउंड के रेंज को, अल्ट्रासाउंड वगैरह को भी इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सिमिलर लाइक लाइट, साउंड को भी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वह भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट होता है जैसे कि एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस बालक ने जो है सो एक साउंड प्रोड्यूस किया। ये एक रिफ्लेक्टिंग दीवार है, हार्ड दीवार है, उससे ये टकरा कर वापस आता है। तो इसके भी नियम ठीक उसी जैसे होते हैं जैसे कि लाइट के। यहाँ पर आदित, तुम्हारा पॉइंटर कहाँ हुआ? तो हटा दो फिर से। हाँ, आज दुल्हन बोलने से रुक गया तो उसमें कुछ पॉइंट कराना था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दो चार बातें समझ पाएंगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से संबंधित है, इको से संबंधित है, या फिर उससे संबंधित अन्य बातें हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को जानेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज से टकरा कर लौटना। जैसे कैरम बोर्ड में हम लोग जब किसी गोटी को मारते हैं तो वो कैरम बोर्ड के दीवार से टकरा कर वापस लौटती। सिमिलरली हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हैं कि इंसिडेंट रे जाती है एक सरफेस के किसी बिंदु से टकरा कर वह वापस आ जाती है। साउंड में भी इसी तरह की घटना होती है। जब साउंड चलता है तो वह किसी हार्ड दीवार से टकराने के बाद फिर से वापस लौट जाता है। ये जो है सो वैसा ही होता है जैसा कि लाइट में या कैरम बोर्ड में होता है, और इसमें भी वो उन्हीं नियमों का पालन करता है। मतलब जिस तरह से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में होता है, या फिर वो उसका जो है सो नॉर्मल से एंगल सेम रहता है, उसी तरह से साउंड का भी इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड क्या जो नॉर्मल अगर इस डायरेक्शन में होगा तो उससे जो है सो एंगल हमारा सेम होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इको होता है। परसिस्टेंस ऑफ साउंड को पहले समझेंगे कि परसिस्टेंस से ऑफ साउंड का मतलब है कि ब्रेन पर कोई साउंड कितने समय के लिए ठहर पाता है। अभी 0.15 लगभग, मोटा मोटी हम लोग 0.1/10 ऑफ सेकेंड मान के चलें कि 1/10वें सेकेंड के आसपास जो है सो हमारे दिमाग पर एक साउंड का असर पड़ता है, और कोई रिफ्लेक्टेड साउंड अगर उसके बाद हम तक पहुंचा तो हमारा दिमाग उन दोनों साउंड को दो अलग अलग साउंड समझ लेगा। ये घटना जो है सो इको कहलाती है कि एक साउंड हमारे दिमाग पर अभी असर किया और उसी साउंड का रिफ्लेक्शन हमारे दिमाग पर 0.15 सेकेंड के बाद, मतलब सेकेंड के 10वें हिस्से से बाद जो है सो असर किया। तो वैसी स्थिति में हमारा दिमाग उसको दो अलग अलग साउंड के रूप में समझ लेता। मान लीजिए सहूलियत के लिए कि
22 डिग्री सेल्सियस पर हवा में साउंड की गति 344 मीटर पर सेकेंड है। तो 1/10 सेकेंड में ये लगभग हो जाएगा 34.4 मीटर प्रति सेकंड। यानी कोई साउंड अगर रिफ्लेक्ट होके वहां से हमको आना है हमारे तक वापस, तो इस स्थिति में मेरे और उस ऑब्स्टेकल के बीच की दूरी 34.4 की आधी होनी चाहिए। यानी उसको जाने में और वहां से लौट कर आने में उसकी कुल दूरी 34.4 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 17.2 मीटर दूरी अगर वो ट्रेवल कर कर आता है तो वो दोनों साउंड हमको अलग अलग सुनाई पड़ेगा। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जाकर हम जो है सो जब किसी आवाज को जो है सो जोर से चिल्ला के मान लिया जाए कुछ पुकारते हैं, तो इन पहाड़ों से टकरा कर वो ध्वनि आती है और इसमें समय काफी अंतर हो जाता है। तो हमको लगता है कि पहाड़ें हमारी ही बात को फिर से लौटा दे रही है। ये नेचुरल इको का बहुत आसान सा उदाहरण है। अब आइए रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो है सो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है समझने के ख्याल से, कि अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति हॉल में आवाज कुछ कह रहा है, तो वो साउंड उसके डायरेक्ट पाथ के थ्रू तो जाएगा ही, इसके अतिरिक्त उसकी दीवारों से टकरा कर कई तरीके से उस तक पहुंचेगा। नतीजा क्या होगा, वहां पर नॉइज जैसी स्थिति हो जाएगी, वहां पर गूंजने जैसी स्थिति हो जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। तो कहने का मतलब है कि दिमाग को वो बहुत तरीके से, मान लीजिए कोई जो है सो सीधे इस तक पहुंचा, अब वही जो है सो साउंड इस तरह से घूम कर कहीं से टकरा कर फिर इन्हीं लोगों के पास पहुंच रहा है, तो कोई भी आवाज जो है सो साफ सुथरी सुनाई नहीं पड़ेगी, वो बहुत ही मिक्स होकर सुनाई पड़ेगी और कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगा। इसी घटना को हम लोग रिवर्बरेशन नाम देते हैं। अब है कि रिवर्बरेशन अगर हो जाएगा तो हमारे पास तो कोई चारा नहीं बचता है कि कोई आवाज कुछ नहीं सुनाई पड़ेगी। तो वैसे स्थिति में कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग ऐसे बड़े हॉल्स में जो है सो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि रिवर्बरेशन का इम्पैक्ट जो है सो बहुत कम हो जाए, ताकि साफ सुथरा आवाज सुने। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस हॉल के छतों को और दीवारों को हम लोग रफ कुछ ऐसे संरचना से जो है सो उसमें लगाते हैं, ताकि वहां से रिफ्लेक्शन होकर आवाज बहुत कम पहुंच सके। जैसे कि हम लोग कंप्रेस्ड फायरबोर्ड लगा सकते हैं, प्लास्टर्स को इस तरह से तैयार कर लेंगे कि वो रफ हो जाए। उसी तरह से ड्रेपरीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अक्सर हॉल में जो सीट्स बनाए जाते हैं उनका मटेरियल भी इस तरह का बनाया जाता है कि वो जो है सो साउंड को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके। तो इन सब तरीकों से हम लोग रिवर्बरेशन को घटाने का कोशिश करते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लें अल्ट्रासाउंड के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग रेंज ऑफ हियरिंग को समझें। रेंज ऑफ हियरिंग अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग होता है। मनुष्य के लिए ये होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। यानी इन दोनों के बीच की ध्वनि अगर होगी तो ये मनुष्य को सुनाई पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। इससे कम भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं। हम लोग जो है सो इसको डिफाइन करते हैं
कि 20,000 हर्ट्ज से कोई ध्वनि ज़्यादा है तो वो अल्ट्रासाउंड कही जाएगी, और 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम लोग इंफ्रासाउंड कहेंगे। बहुत सारे जीव जंतु हैं जो इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड को सुन भी सकते हैं, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे राइनोसारस, वेल्स और एलिफेंट। ये इंफ्रासाउंड रेंज में ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं। कुत्ता इनको सुन सकता है, इंफ्रासाउंड्स को। सिमिलरली डॉल्फिन, बैट, ये सब जो है अल्ट्रासाउंड ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं। और मॉथ जो जीव है वो भी अल्ट्रासाउंड को पकड़ लेगा। उसी तरह से चूहा जो है सो आपस में एक दूसरे से खेल खेल में जो है सो कम्युनिकेट करते हैं इस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। अब जो है सो हम लोग अल्ट्रासाउंड के प्रोडक्शन का तरीका जान लें। ये जो है सो पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर के माध्यम से प्रोड्यूस किया जा सकता है, नेचुरली उन विधियों के प्रयोग के अतिरिक्त। इसमें हम लोग जो है सो ये व्यवस्था होती है जिसमें हम लोग पीजो एलिमेंट, इसमें नॉर्मली हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल या कोई हार्ड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है सो हम लोग एम्पलीफाई करते हैं और अल्टीमेटली हम लोग अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासाउंड का एक जो है सो इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंस है मैक नंबर। हम लोग जो है सो बहुत सारे ऐसे जहाज़ों को बनाने में सक्षम हो पाए हैं जिनकी गति साउंड की गति से भी ज़्यादा होती है। इन जो है सो विमानों को हम लोग अल्ट्रासोनिक विमान कहते हैं। बहुत सारे जेट्स ऐसे हमारे पास हैं जो है सो जिनकी गति साउंड से ऊपर होती है। तो ये जो मैक नंबर शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये जो टर्म है वो यह बताएगा कि इस अल्ट्रासोनिक विमान की गति कितनी है। मान लिया जाए किसी विमान की गति 2 मैक नंबर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ध्वनि के वेग से दुगने वेग से चलती है। किसी का मान लीजिए कि 0.25, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जेट 2.5 गुना गति से चलेगा साउंड की गति से। तो ये जो है सो हमारा अब अल्ट्रासाउंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है सोनार। सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये वो डिवाइस है जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगा सकता है, या सीधे कहें तो समुद्र की गहराई का भी पता लगाएगा। और नॉर्मली इस समुद्र की गहराई का ही पता लगाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। या उस मान लीजिए कोई पनडुब्बी चल रहा है तो उसके आसपास में मान लीजिए कोई शत्रु एलिमेंट है जिससे वो खतरा है, उसको जानना चाहता है, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। तो कैसे करता है? इस सोनार में हम लोगों के पास 2 इम्पॉर्टेंट चीज होता है। एक तो होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। मान लिया जाए कि ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासाउंड पल्स को प्रोड्यूस किया और ये अल्ट्रासाउंड पल्स सीधा जाएगा, ऑब्स्टेकल से टकराएगा। बाय द वे मान लीजिए कि समुद्र का तल, और इस ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा। ये लौट कर आएगा कहाँ? तो इस रिसीवर तक। तो ये जो दूरी है कितने समय में तय की गई, इसके आधार पर हम लोग इससे पता लगाएंगे कि ये जो है दूरी कितनी है, क्योंकि हम लोगों के पास साउंड की गति का पता है। तो ट्रांसमिटेड साउंड रिफ्लेक्शन के बाद रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाएगा। ये जो
समय लगा इसमें, और इसका जो है सो जितना स्पीड है साउंड का, उन दोनों के गुणनफल से हम लोगों को इसके बीच की दूरी ज्ञात हो जाती है। इस मेथड को हम लोग इको रेंजिंग भी कहते हैं। अब आइए जरा सा समझ लें हम लोग आदमी के कान की संग्रह। ये जो पोर्शन है उसमें हम लोग बाहरी कान है, ये पिन्ना जो ध्वनि को कलेक्ट करता है, और ये जो है सो ऑडिटरी कैनाल के माध्यम से कान के आंतरिक भाग तक पहुंचता है। ये वहां पर लगे हैमर के द्वारा, जिसको हम लोग जो है सो ट्रांसफर होता है उसके ड्रम पर, और वहां पर 3 जो छोटी छोटी संरचना होती है हड्डियों की, उसका जो कॉम्बिनेशन है वह इस प्राप्त की हुई आवाज के हिसाब से जो है सो एम्पलीफाई होता है तीनों हड्डियों के द्वारा, और तब ये जो है सो आवाज जो वाइब्रेशन जो हुआ वह कॉक्लिया उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, ये कॉक्लिया, और वो एक नर्व सिस्टम के द्वारा ब्रेन को ट्रांसफर हो जाता है, और इस ध्वनि को हम लोग इस तरीके से जो है सो समझ पाते हैं, या कहें तो ब्रेन उसको समझ पाता है। तो क्या क्या हो गया, साउंड में बाहरी कान ध्वनि को रिसीव करता है, वो जो है सो कहाँ जाएगा, तो ऑडिटरी कैनाल के माध्यम से मध्य कान के तरफ, जिसमें ईयर ड्रम होता है और हैमर होता है, ये जो है सो वाइब्रेशन करता है जिसको हम लोग कान का पर्दा कहते हैं। वहां पर फिर 3 हड्डियां जो है सो आपस में एक दूसरे से जो है सो मिलकर उस साउंड को रिप्रोड्यूस करती है, उसको एम्पलीफाई करती है, मतलब जो छोटा पल्स हमको कान में प्राप्त हुआ उसको बड़े पल्स में कन्वर्ट करती है, और तब जो है सो ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से जो कॉक्लिया होता है उसको इलेक्ट्रिक पल्स में कन्वर्ट करके जो है सो ब्रेन को ट्रांसफर करता। इस तरह से जो है सो आदमी का दिमाग पढ़ पाता है कि वो साउंड क्या है। आशा है आप जो है सो साउंड की छोटी छोटी घटनाओं से छोटी छोटी चीज़ों को समझ पाए होंगे, और ये आपको जो है सो परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।